सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश का भविष्य लोग। आज पढ़ेगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का वीडियो नंबर 2 और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया। तो टॉपिक पढ़ के पता चल ही गया होगा, तो शुरू करते हैं टॉपिक को। और हाँ, थोड़ा सा बता दें कि लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। बहुत बड़ा हो गया था वीडियो लास्ट वाला, राइट? कुछ 50 मिनट्स के आसपास का हो गया था। तो बच्चों देखो, उसमें ना देखा जाए तो टॉपिक तो एक ही था, लेकिन मैंने उसमें ना बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी। देखा जाए तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है मोशन का, उसकी बुनियाद हमने वहाँ रख दी थी, हमने उसको एनालाइज कर लिया हुआ है। बस ऐसा समझ लो खाली स्टेटमेंट पढ़ना बाकी रह गया है, वरना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने वहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अच्छा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या? है ना, कब से बोले जा रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? तो देखो बच्चों, जो भी ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में मूव करते हैं ना, ये सब ना कुछ पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट करते हैं वो कुछ लॉज को फॉलो करते हैं। तो इन लॉज को ना कंबाइन किया न्यूटन ने अपने एक सेट में, तीन लॉज का एक सेट बनाया उन्होंने। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये जितने भी मोशन थे ना, इन सबको उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की सिर्फ इन तीन लॉज की मदद से। मैंने क्या बोला, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इन्होंने जो भी मोशन हो रहे हैं यूनिवर्स में, इन सबको स्टडी करने के लिए कोशिश की कि इन सारे मोशंस को सिर्फ हम तीन लॉ की मदद से एक्सप्लेन कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा मोशन को एक लॉ से, ज़्यादा मोशन को दूसरे लॉ से, और मोशंस को अलग लॉ से। तो ऐसे जितने भी मोशन हैं, इन सबको मिलाकर सिर्फ तीन लॉस बनाए इन्होंने। इन्हीं तीन लॉस से हम लगभग हर तरह के मोशन की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेट को कहा जाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, क्या कहा जाता है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन नहीं पता? अरे वो नहीं, वो राजकुमार राव के पिक्चर वाला न्यूटन नहीं, न्यूटन, आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। तो ये जो न्यूटन थे, इन्होंने जो तीन लॉ बनाए, एक है भैया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब क्या यार, ये भी कोई लिखने वाली चीज़ है? हमको तो पता है एक्चुअली। बता, ये लॉज इतने फेमस है ना कि जो लोग मतलब इस लेवल तक आए नहीं है ना, उनको भी पता होता है कि ये लॉज हैं, ऐसे कुछ लॉ ऑफ मोशन के लॉज होते हैं। वो बात अलग है कि उसके बारे में डिटेल नहीं पता होती, लेकिन ऐसे लॉज हैं ये तो सबको पता होता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नाम भी बड़ा सिंपल रखा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। क्या लिखते हो? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। आज तो पूरा फिजिक्स ही पढ़ा दिया, ज़्यादा नहीं सोचना बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था। गैलीलियो ने एरिस्टोटल की बात जो थी उसको दूसरे तरीके से रख दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से एरिस्टोटल कह रहे हैं उस तरह से नहीं होता है, ये मैं कह रहा हूँ इस तरह से होता है। ठीक है, उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया, राइट? अब क्या कहा क्या नहीं कहा, जिसको नहीं पता जाओ पिछली वीडियो देखो। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन 01 पुनीत तिवारी। ठीक है, मिल जाएगा। और जिन्हें देखा है चलते हैं आगे। अच्छा, तो गैलीलियो ने ये कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कांस्टेंट मोशन में रखना है, यूनिफॉर्म मोशन में रखना है उसे, तो हमें सिर्फ इतना फोर्स देना पड़ता है जितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। खाली हम उसको कैंसिल करेंगे, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करेगा, है ना? अच्छा, अगर हमको उसकी स्पीड में चेंज लाना है, उसके डायरेक्शन में चेंज लाना है, या उसको रोकना है, ठीक है, या रेस्ट पर था उसको मोशन में लाना है, ये चीजें करने के लिए हमको उसको अनबैलेंस्ड फोर्स देना पड़ता है। ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की, है ना? क्या डिस्कस की? कि टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इनटू मोशन, एक रेस्ट पर है ऑब्जेक्ट, उसको मोशन में लाने के लिए क्या देना पड़ता है? अनबैलेंस्ड फोर्स देना पड़ता है। टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, उसके लिए भी अनबैलेंस्ड फोर्स देना पड़ता है। टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, उसका स्टेट चेंज करना है, यानी कि स्पीड बढ़ानी घटानी है, उसके लिए भी अनबैलेंस्ड फोर्स देना पड़ता है ना? ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हुई हैं विथ एग्जाम्पल, है ना?
तो इसी चीज को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट बनाया गया जिसे कहा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और कुछ अनोखा नहीं है भैया, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसका स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है? एन ऑब्जेक्ट, अब इसके भी ना कई तरह से आपको स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे, सबका मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। कोई एकदम डिट्टो रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझा हुआ होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप अपने वर्ड्स में भी डिफिनेशन को लिख सकते हो, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, विल स्टे एट रेस्ट or in uniform motion until an unbalanced force acts on it, right? एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये रेस्ट में है तो ये बंदा रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। कुंभकर्ण है ये, अगर ये रेस्ट में है तो ये कुंभकर्ण है, ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक आप इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते। बैलेंस्ड फोर्स लगाने से भी नहीं मूव करेगा, हमने डिस्कस किया था ना, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, है ना। अगर हम इसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगा दें, मतलब चारों तरफ से जितने भी फोर्सेस लगा रहे हैं सबका नेट जीरो हो जा रहा है, ठीक है, तो भले तुमने कितना भी फोर्स लगाया हो ये मूव नहीं करेगा क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स है। तो बैलेंस्ड फोर्स से इसका मूवमेंट तो होने वाला नहीं है, तो होने वाला कब है? जब आप इस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे, ठीक है। ये तो बात हुई अगर ये रेस्ट पर है, ठीक है, ठीक है, रेस्ट पर है, अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिया, आ गया मोशन में। अच्छा, अब अगर कोई पहले से ही मोशन कर रहा था, और किस तरह का मोशन कर रहा था? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था। यूनिफॉर्म मोशन समझते हो ना, कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट स्पीड से जो मोशन होता है, ठीक है, पहले से ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था। अगर आप इसको रेस्ट पर लाना चाहते हो, ठीक है, टू ब्रिंग एट रेस्ट, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ? रेस्ट पर लाना चाहता हूँ। क्या करना पड़ेगा? फिर से अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक ऐसा करेगा? जब तक अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए। बैलेंस फोर्स लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अनबैलेंस फोर्स लगाया आपने तो आप इसको रेस्ट पर भी ला सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो यहां पर इसके अलावा, टू चेंज इट्स स्पीड। स्पीड चेंज करने से क्या हो जाएगा? उसका यूनिफॉर्म मोशन की प्रॉपर्टी खो जाएगी। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, राइट। अगर आपने स्पीड चेंज कर दिया तो कांस्टेंट स्पीड थोड़ी ना रह गया, समझ में आ रहा है। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था तो कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, लेकिन अगर आपने उसकी स्पीड चेंज कर दी मतलब आपने उसको यूनिफॉर्म मोशन से हटा दिया। और अगर आप ये करना चाहते हो तो भी आपको अनबैलेंस फोर्स देना पड़ेगा। क्लियर है? पक्का? तो ये बात हो गई न्यूटन के फर्स्ट लॉ की। ये उनका स्टेटमेंट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स ना लगाओ। एक ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स ना लगाओ। और इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के इस तरह से लिख दिया हुआ है। क्लियर है? पक्का? ओके। ये तो हो गई छोटी सी बात यार, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, इसलिए ज़्यादा इसके बारे में आज नहीं बता रहा हूँ, खाली स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है, ताकि तुमको तकलीफ ना हो रट्टे मारने में। या डेफिनेशन खुद बना के भी लिख सकते हो यार, कब तक तोते की तरह रटोगे। तो बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। जी हाँ, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अपने डे टू डे लाइफ में हम इसको हर जगह एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि यार बहुत जगह समझा होगा तुमने, इतना तो पता ही होगा, टीवी भी देख के समझ गए होंगे। अब एक गाड़ी में बैठे हो, है ना, बस में बैठे हो, अचानक बस चालू हुई, धपाक से आगे तरफ झटका लगता है हमको, है ना। जैसे ही बस चालू के ड्राइवर ने ये मारा गियर और ये एक्सीलेटर पे पैर रखा, धपाक से खींचा, तुमको झटका लगता है आगे की तरफ, है ना। और नहीं सॉरी आगे की तरफ, पीछे की तरफ लगता है। और अगर बस चल रही थी, अचानक सामने कुछ आ गया, ब्रेक मार दिया, तो तुम आगे की तरफ चले जाते हो, है ना। मतलब बस अगर आगे जा रही है तो तुम पीछे की तरफ धक्का खा रहे हो, है ना। बस ने अचानक से मोशन स्टार्ट किया, रेस्ट पर थी, गियर वेयर मारा, अचानक से स्टार्ट किया मोशन, धक्का लगा, बस आगे की तरफ जा रही है, तुम पीछे धक्का खा रहे हो। अच्छा, अब अगर बस चल रही थी, अचानक ब्रेक मार दिया, तो बस तो चल रही थी, ब्रेक मार दिया, है ना,
तो तुम आराम से बैठे हुए थे, जैसे ही ब्रेक लगा तुम आगे आ गए। गजब हो गया यार, ये क्या है? ये एक्चुअली इनर्शिया की वजह से है। फिर बात करें अपन जैसे कि हाँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखो, ट्रेन जो होती है ना, आपने देखा होगा ट्रेन वगैरह, अगर बहुत स्पीड में ट्रेन चलती है और सामने कोई जानवर या कुछ भी आ गया तो ट्रेन रुकती नहीं है, है ना, ट्रेन उसको उड़ा के चली जाती है। क्या रीज़न है इसका? तो आपको बहुत से लोगों ने बताया होगा, क्योंकि भाई ट्रेन इतनी बड़ी है, अचानक से ब्रेक नहीं मारा जा सकता, है ना। अगर अचानक से ब्रेक मारा गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कैसे एक्सीडेंट हो जाएगा? क्योंकि ट्रेन का इनर्शिया ना बहुत ज़्यादा है। अब तुमने अचानक से अगर ब्रेक मार दी तो ट्रेन पलट सकती है, पटरी से उतर सकती है। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार लोग है ना गाड़ी लेके स्पीड में जा रहे हैं, ठीक है, बाइक वाइक लेके, और सामने कुछ आ गया, अचानक से ब्रेक मार दिया, आगे का ब्रेक मार दिया, गाड़ी से पलट मार जाती है, ऐसे पलटी मार जाती है, ठीक है। तो वो भी इनर्शिया की वजह से है। और क्या देखा? हाँ, रेलवे स्टेशन पे चाय बोलेगा, चाय, ये गरम आलू बड़े गरम, देखा होगा ना। वो लोगों के पास स्किल होती है, चालू ट्रेन में चढ़ जाते हैं, चालू ट्रेन से उतर जाते हैं। और नॉर्मली कई बार क्या होता है, कुछ लोग है ना कई बार क्या हुआ, फिर टिकट लेके चढ़े थे दिल्ली की, बैठ गए, है ना, मुंबई में ट्रेन खड़ी थी, बैठ गए। अब वो मुंबई की जो ट्रेन थी वो दिल्ली के बदले यूपी साइड के लिए निकल रही थी। अब बंदा भाई टेंशन में, वो देखेगा कि भाई गलत ट्रेन बैठ गए, तो चालू ट्रेन में से कूद जाते हैं लोग, ऐसे सीधा जंप मारते हैं, और सीधा जंप मारते हैं तो ऐसे लोटने लगते हैं प्लेटफॉर्म पे, लोट के थोड़ी दूर जाते हैं, चोट वोट लगती है, वो अलग बात है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट? क्यों? ऑल बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। और एक, हाँ, कैरम की गोटियाँ वगैरह, है ना, हमने ऐसा पूरा पाइल बनाया रहता है, राइट, एक के ऊपर ऐसे रख के, और जब हम स्ट्राइकर से मारते हैं, स्ट्राइकर इससे हम जो इसको हिट करते हैं तो नीचे वाला निकल जाता है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ऐसी की ऐसी खड़ी रहती है ना, खल नीचे वाला निकल जाता है, जोर से मारा तो, है ना। ये भी क्यों हो रहा है? इनर्शिया की वजह से। क्योंकि कई बार अपन जोश में आते हैं, यार आज तो ना इस पूरी बिल्डिंग को ऐसे गिरा दूंगा एक की मार के, और अपन फुल जोश में मारते हैं, नीचे का गोटी निकल के चला जाता है, पूरी बिल्डिंग ऐसी कैसी खड़ी रह जाती है, और लोगों के सामने हम मजाक बन जाते हैं। तो बिल्डिंग गिराने का अलग ही टेक्निक होता है, वो नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये भी सब चीज़ की हो रहा है इनर्शिया की वजह से। तो अच्छा, ये सब है क्या? इनर्शिया है क्या? तो इनर्शिया क्या है वो लिखते हैं अपन, ठीक है। इट इज नेचुरल टेंडेंसी, इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अब ये स्टेट ऑफ मोशन की बात करूं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो मोशन में है या फिर वो रेस्ट में भी हो सकता है, दोनों कवर कर लिया मैंने स्टेट ऑफ मोशन में, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है, इसका मतलब ये, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो, ठीक है, कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको? इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट wants to stay in rest, मतलब वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, and will oppose if we try to move it। मतलब जैसे कि एक बड़ा सा टेबल रखा हुआ है, आप उसको मोशन में लाना चाहते हो, धक्का मार रहे हो, तो लेकिन नहीं मैं नहीं जा रहा, ठीक है। तुमने थोड़ा और धक्का मारा, नहीं मैं नहीं जा रहा। जाएगा कब? जब तुम उसको जोर से धक्का मारते जाओगे। वही बात तो गई, जैसे तुम्हारी मम्मी ने बोला बेटा जा वो वहाँ से थोड़ा अदरक और धनिया लेते आ, और तुम बोले मम्मी मैं नहीं जा रहा, मैं गेम खेल रहा हूँ। फिर मम्मी दूसरी बार बोली बेटा जा अदरक धनिया लेके आ जा जल्दी, मम्मी मैं नहीं जा रहा, मैं खेल रहा हूँ। या सटाक करके झापड़ मारेगा, मतलब तुम तुरंत उठ के जाओगे। फिर अदरक धनिया क्या, मतलब मम्मी लारी ले आओ मैं पूरी उठा के, है ना। तो वही चीज़ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो ऑब्जेक्ट चाहता है कि वो रेस्ट पर ही रहे। आप अगर उसको मोशन में लाने की कोशिश करोगे ना तो वो मना करेगा, मना मतलब से बोल के तो मना नहीं करेगा, लेकिन वो मोशन में नहीं आना चाहेगा, वो अपोज करेगा उस मोशन को। बराबर है? क्लियर है? क्या कहना समझ आ रहा है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो आप उसको अगर मोशन में आने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपको अपोज करेगा, वो मोशन में नहीं आना चाहता है। ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, ठीक है। ये ऐसा बाय नेचर है, ऑलरेडी है, ठीक है। अच्छा, फिर इसी का दूसरा स्टेटमेंट, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या और इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन
इट वॉन्ट्स टू स्टे इन मोशन। सिंपल भाषा में लिख रहा हूं। ठीक है, एंड विल oppose if tried to bring at rest। ठीक है, तो अब इन चीज़ों से हम बाकी सब चीज़ों को समझते हैं। देखो क्या हो रहा था जो स्ट्राइकर वाला केस था। ठीक है, समझ लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो यार। आपने स्ट्राइकर से इसको मारा नीचे वाले को, ठीक है, बहुत जोर से मारा आपने। आप अगर हल्का सा मारोगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं जाएगा कहीं, ठीक है, लेकिन अगर आपने बहुत जोर से मार दिया तो ये निकल गया, बराबर है, क्योंकि आपने इसको फोर्स दिया, ये निकल गया, है ना। आपने ऊपर में से किसी को भी फोर्स नहीं दिया है, बराबर है। अच्छा, लेकिन अब नॉर्मल एक तरह से आपका समझना ये है कि ये जो अपना नीचे बॉटम वाला जो डाइस है उसके ऊपर जो बाकी सारी चीज़ें पड़ी है, बॉटम वाली गोटी के ऊपर बाकी सारी जो गोटियाँ पड़ी हुई हैं, अपन अगर नीचे वाले को मारे तो अपने को ये एक्सपेक्टेशन है कि पूरी बिल्डिंग लेके जाए, है ना, पर पूरी बिल्डिंग नहीं जाती, खाली नीचे वाला जाता है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स मिला है नीचे वाले को ज़्यादा मिला है, ऊपर वाले को फोर्स बहुत कम मिला हुआ है। ठीक है, तो वो लोग ना, जो नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो लोग रेस्ट पर थे, पूरा बिल्डिंग जो था रेस्ट पर था, वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, वो नहीं जाना चाहता कहीं। ठीक है, आपने जो फोर्स दिया वो फोर्स सारा का सारा फोर्स तो नीचे वाले को लगा, ऊपर वालों को बहुत हल्का सा फोर्स लगा। ठीक है, आपका फोर्स इतना इनफ नहीं था कि इस पूरी बिल्डिंग को मूव कर सके। ठीक है, इसलिए आपकी बिल्डिंग जैसी की तैसी रह गई। आपका नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट था उसको आपने बहुत ज्यादा फोर्स दे दिया, वो उसकी इनर्शिया थी, उसने भी अपोज तो किया होगा, वो भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने इतना ज़्यादा फोर्स दिया जैसे मम्मी का झापड़ पड़ा हो, वैसे आपने उसको इतना ज़्यादा फोर्स दे दिया कि वो निकल ही गया। ठीक है, वो नहीं रुक पाया। ठीक है, लेकिन इनको उतना फोर्स नहीं मिला है, तो इनकी इनर्शिया की वजह से ये कहीं नहीं गए, ये वापस वहीं के वहीं रह गए। क्लियर है? अच्छा, वही केस होता है जब अपन बस में होते हैं। ठीक है, अपन बस में बैठे हुए हैं रेस्ट से, ठीक है, आराम कर रहे हैं, अचानक बस चालू हुई जोर से अगर, ठीक है, तो बस तो तुरंत मोशन में आ गया। ठीक है, बस को फोर्स लगा, बस मोशन में आ गया, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट में थी, वो चाहती थी कि वो रेस्ट में ही रहे। ठीक है, वो चाहती थी कि रेस्ट में ही रहे, समझे? तो आपकी बॉडी ऐसी है, ठीक है, और बस आगे की तरफ निकल रही है। ठीक है, बस आगे की तरफ निकल रही है, तो आप तो वहीं के वहीं हैं, बस आगे जा रही है, समझे? इसलिए आपको पीछे की तरफ झटका फील होता है। ठीक है, इसलिए आपको पीछे की तरफ झटका फील होता है। समझो जैसे कि आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, अच्छा, और यहाँ पीछे एक बड़ा सा पोल है जो नीचे एक सरफेस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे खींच के ले जाऊँ, ठीक है, तो ये पोल भी तो जुड़ा हुआ है इसके साथ, इस सरफेस के साथ, तो ये सरफेस पूरा खींचूंगा तो पोल भी साथ में जाएगा, आप वहीं के वहीं रह गए हो। ठीक है, तो मैंने इसको खींचा तो पोल भी तो आपको लगेगा, है ना? ऐसा हुआ, समझ में आ रहा है? तो वैसे ही समझो कि आप नॉर्मली ऐसे बैठे हुए थे, है ना, बस आगे जा रही है और आपकी बॉडी चाहती है कि वहीं की वहीं रहे, है ना, बस आगे ले जाना चाहती है, आपकी बॉडी चाहती है वहीं के वहीं रहे, इसलिए आपको पीछे की तरफ झटका फील होता है। लेकिन एक्चुअली में आप पीछे नहीं जा रहे हो, आप तो वहीं के वहीं रह रहे हो, बस आगे जा रहा है, पर क्योंकि बस आगे जा रहा है तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप पीछे जा रहे हो। समझ में आया? आप रेस्ट पर ही रह रहे हो। क्या कह रहे हो? समझ में आ रहा है? आप रेस्ट पर ही हो, आप पीछे नहीं जा रहे हो। ठीक है, आपको जो पीछे की तरफ झटका फील हो रहा है ना, वो आपको ऐसा लगता है कि आपको पीछे की तरफ जा रहे हो, आप नहीं, आप तो वहीं के वहीं हो, रेस्ट पर हो, बस आगे जा रही है, इसलिए आपको उल्टा फील होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि कभी आपने प्लेटफॉर्म पर खड़ी होगी आपकी ट्रेन और दूसरे प्लेटफॉर्म पर दूसरी ट्रेन खड़ी है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाली ट्रेन चालू हो जाती है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है। ठीक है, सामने वाली ट्रेन इस तरफ जा रही होती है तो अपने को कई बार ऐसा लगता है कि अपनी ट्रेन चालू हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, रिलेटिव मोशन है ना, क्योंकि अपने रेस्पेक्ट में वो मोशन कर रही है, लेकिन अपने क्या उसी को रेफरेंस ले लेते हैं तो अपने को लगता है कि अपन मोशन कर रहे हैं। ये सब चीज़ें होती हैं अपने साथ, इल्यूजन्स होते हैं। तो इसी केस में भी ऐसा ही हो रहा है कि हम बैठे हुए हैं, ठीक है, बस तो आगे जा रही है, झटका हमको पीछे की तरफ फील हो रहा है क्योंकि हम रेस्ट पर ही हैं, हम कहीं जा नहीं रहे हैं, बस आगे जा रही है, तो हमको उसके रिलेशन में ऐसा लगता है कि हम पीछे गए, झटका लगा ऐसा। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात वही जब होता है जब ब्रेक लगती है, बस जा रही थी तो आप बस के साथ मोशन में थे, है ना, बस कंटिन्यूसली मोशन करती है। एक बार आपको स्टार्टिंग में झटका लगा, लेकिन उसके बाद आपकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया उसके साथ। अब बस चल रही है स्पीड में मस्त, आपकी बॉडी बस के साथ उसी स्पीड में मूव कर रही है अब। ठीक है, अब अचानक क्या हो, बस रुक गई, पर आपकी बॉडी तो मोशन में थी, है ना, बॉडी बस के स्पीड के हिसाब से मोशन में थी, अचानक बस रुकी, आपकी बॉडी को तो ब्रेक लगा ही नहीं है, ब्रेक तो बस में लगी हुई है, आपकी बॉडी अभी भी उसी स्पीड में चल रही है, मोशन में। ठीक है, इसीलिए जैसी बस रुकती है लेकिन आपकी बॉडी तो अभी भी आगे जा रही है। ठीक है, तो कुछ सामने अगर आया हुआ है, धमाक धमाक मुंह पे लग जाएगा, फूट उठ सकता है भाई। ठीक है, और ये चीज होती है नॉर्मली कार्स वगैरह में, है ना, कार वगैरह में आपने देखा होगा स्टीयरिंग वगैरह, वो एयर बलून्स वगैरह, पूरा सामने के सेक्शन में एयर बलून लगा रहता है ना, और आजकल तो चारों तरफ लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो एयर बलून लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है?
कि कई बार क्या होता है ना एक्सीडेंट के केस में, अचानक कोई सामने आ गया और ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया, ठीक है, तो उस इनर्शिया की वजह से उसको बहुत जोर से झटका लगता है सामने की तरफ, तो स्टीयरिंग पे या डैशबोर्ड पे या कहीं पर भी वो टकरा सकता है, और वो टकराने की वजह से हेड वगैरह में इतनी खतरनाक इंजरी होती है कि लोगों की डेथ हो जाती है। तो वो चीज़ ना हो इसलिए एयर बलून वगैरह लगा रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही झटका लगे ना एयर बलून ओपन हो जाता है ना, ये तो पता ही होगा आपको, तुरंत एयर बलून ओपन हो जाता है, और आप जाके अगर टकराओगे भी एयर बलून से तो वो तो भाई एयर भरा हुआ है ना, तो उससे आपको इंजरी नहीं होगी। ऐसा ही होता है सीट बेल्ट का केस, ठीक है। आपको सीट बेल्ट लगाने के लिए हमेशा कहा जाता है, जो सेफ्टी बेल्ट आती है गाड़ियों में, ठीक है, वो क्यों लगाते हैं हम? वही केस है कि अचानक अगर ब्रेक मार दिया, ठीक है, तो आपको सामने की तरफ झटका ना लगे। इनर्शिया की वजह से क्या होगा, आपकी कार अगर स्पीड से मूव कर रही है, सपोज 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप भी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही मूव कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अचानक से कार पे ब्रेक लगा तो आपकी बॉडी तो इनर्शिया की वजह से आगे ही जाना चाहेगी। वो तो मोशन में है तो चाहती है कि मोशन में रहे, ठीक है। आपने कार को ब्रेक लगाया है, खुद को तो ब्रेक नहीं लगाया है, तो आपकी बॉडी आगे जाएगी, कार वहीं खड़ी रह गई, जाके धमाक से आगे लड़ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसे रोकने के लिए बेल्ट लगा रहता है, ठीक है। वो बेल्ट क्या करता है, कई केसेस में तो आपका मोशन रोक ही देता है और कई केसेस में स्लो कर देता है, ठीक है। जो आपको आगे की तरफ जो मोशन हो रहा है आपका, उसको वो स्लो कर देता है, तो आप जाके धीरे से टकराओगे चीज़ों से, ठीक है। तो बलून और सीट बेल्ट दोनों मिलाकर काफ़ी हद तक इंसान की जान बचाते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो इन सब में देखो, इतनी इंपॉर्टेंट सेफ्टी चीज़ों में भी हम देख रहे हैं कि इनर्शिया का यूज़ किया हुआ है। अब यूज़ क्या क्या हुआ, इनर्शिया तो नॉर्मल प्रॉपर्टी है, इसके ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसकी वजह से नुकसान ना हो वो बचाने का इलाज किया गया है, बराबर है। अच्छा, तो समझ में आया, ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, बस में आप बैठे हुए थे आराम से, आप रेस्ट पे थे, है ना, बस चालू हो गई, आपकी बॉडी अभी भी रेस्ट में रहना चाहती थी, इसलिए आपको पीछे की तरफ झटका लगा, है ना, ओके। और ये दूसरा वाला केस कि अगर वो मोशन में थे, जैसे गाड़ी वाड़ी का एग्जाम्पल दिया, कार वार का जो भी एग्जाम्पल लो, चलो वापस से बस कर लेते हैं। मोशन में आ गए थे, बस के साथ अपन मोशन कर रहे थे, बस अचानक रुकी, पर हमारी बॉडी अभी भी नहीं रुकना चाहती, मोशन ही करना चाहती है ना। तो उसकी वजह से वही ये प्रॉपर्टी है कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो चाहता है कि वो मोशन में रहे, और अगर वो रेस्ट में है तो वो चाहता है कि वो रेस्ट में रहे। मतलब जो उसकी अभी की कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन है, वो चाहता है कि वही कंडीशन मेंटेन रहे। रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। आप उसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो अपोज करेगा। क्लियर है? तो वही चीज लिखी हुई हमने, इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। क्लियर है? पक्का? अच्छा, एक चीज और, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है उस पर इनर्शिया डिपेंड करता है। मोर मास मोर इनर्शिया, ठीक है, सिंपल सी बात है, फिर उसका ऑपोजिट भी हो जाएगा, लेस मास लेस इनर्शिया। अच्छा, इसका क्या मतलब हो गया? देखो, जो मैंने आपको ट्रेन का एग्जांपल दिया, अब अचानक क्या कि मान लो आपकी एक कार है, कार जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सेम स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही ट्रेन भी जा रही है, ठीक है। अब दोनों सेम स्पीड से जा रहे थे, कार के सामने लगभग 20-25 मीटर दूरी पर कुछ आ गया ऑब्स्टेकल, और सेम 20-25 मीटर दूरी पर ही ट्रेन के भी सामने ऑब्स्टेकल आया है, ठीक है। इसको थोड़ा पिक्चर से समझते हैं अपन। मैं बहुत सुंदर ड्राइंग बनाता हूं, ठीक है, पर किसी को बताना नहीं। ये मेरी कार है, कार कम यूएफओ दोनों है ये, ठीक है। ये कार है, ये रास्ते पे जा रही है, भेलपुरी खा रही है, सामने आ गई कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई कुछ भी ले लो। और वैसे ही हमारी एक ट्रेन है, ये है हमारी, नहीं इससे सीधी नहीं बनाते अपन, बुलेट बनाते हैं, है ना। नहीं, बुलेट तो अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, शादी बना लेते हैं अपन अभी। अच्छा, इसके भी सामने वही से ही ऑब्स्टेकल आ गया, ठीक है। अच्छा, स्पीड कितनी है इसकी? 40 किलोमीटर पर आवर, और इसकी भी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, कितने दूरी पर है ये ऑब्स्टेकल? मान लो 50 मीटर की दूरी पर है, इसके लिए भी 50 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। इससे 50 मीटर की दूरी पर है ना, ये ब्रेक मार के उस ऑब्स्टेकल से बच सकता है, ठीक है। लेकिन ये ट्रेन ना सेम डिस्टेंस है, देखो सेम स्पीड से ट्रेन भी जा रही है, सेम डिस्टेंस पर ही ऑब्स्टेकल है, लेकिन ये ट्रेन ब्रेक नहीं मारेगी इस ऑब्स्टेकल को देख के, ये उड़ा देगी, ठीक है। आदमी है, गाड़ी है, गधा है, घोड़ा है, क्या है, उसको उड़ा देगी ये। कार रोक सकते हैं। क्यों रोक सकते हैं? कार का मास कम है, इसका मास क्या है? लेस है,
इसलिए इसका इनर्शिया कम है, समझे। इसका मास ज़्यादा है ट्रेन का, ठीक है, इसलिए इसका इनर्शिया भी ज़्यादा है, समझे। तो क्या हो गया इनर्शिया ज़्यादा होने से? अब देखो इनर्शिया ज़्यादा होने का मतलब कि वो ज़्यादा अपोज करेगा अपने मोशन को, अपने स्टेट को चेंज करने के लिए। मतलब अगर एक कार है वो रेस्ट पर है और एक ट्रेन रेस्ट पर है, तो अगर आपको कार को मोशन में लाना है तो कार तो अपोज करेगा ही, ट्रेन है वो भी अपोज करेगा। दोनों की नेचुरल टेंडेंसी इनर्शिया की वजह से दोनों अपोज करना चाहते हैं कि हमको भाई नहीं मूव करना है, तुम मूव करना चाहते हो, हम नहीं करना चाहते, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा मूव करने के लिए? इसको फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको भी फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। इसको थोड़ा कम फोर्स में भी आप मूव कर सकते हो, लेकिन ट्रेन को मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, समझे। तो ज़्यादा इनर्शिया होने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज होने से ज़्यादा अपोज करेगा, ठीक है। आप उसको चेंज करने की कोशिश करोगे ना तो वो ज़्यादा अपोज करेगा, क्लियर है। जितना बड़ा होगा, जितना मैसिव होगा, जितना ज़्यादा मास होगा, वो उतना ज़्यादा अपोज करेगा, क्योंकि उसके पास उतना ज़्यादा इनर्शिया है, क्लियर है। सिंपल सी बात है भाई, आप खुद भी समझो। एक छोटा सा पत्थर है, ठीक है, आप उसको से लात मार के उड़ा दो, और एक बड़ा सा पत्थर है, मार के बता दो लात और उड़ा के बता दो, ठीक है, पैर इधर चला जाएगा अपना, है ना। तो क्यों? क्योंकि जिसका ज़्यादा मास है उसका इनर्शिया ज़्यादा है और वो ज़्यादा अपोज करता है मोशन को, या कि मोशन को नहीं कह सकते, उसके स्टेट में जो तुम चेंज लाना चाहते हो ना, उस चेंज को वो ज़्यादा अपोज करता है। तो ये तो रेस्ट की बात हो गई, और ऐसी सेम मोशन के लिए होता है। आप समझ लो कि यही चीज़ है कि इसका दोनों का स्पीड सेम है और दोनों का डिस्टेंस सेम है ऑब्स्टेकल से। इसको आप रोक सकते हो कम फोर्स लगा के, ठीक है, इसका इनर्शिया कम है ना, तो आप इसको कम फोर्स लगाकर रोक सकते हो, ठीक है, और ये जल्दी रुक सकता है, क्लियर है, क्योंकि इसका इनर्शिया कम है तो ये जल्दी रुक जाएगा। क्योंकि देखो भाई अपोज तो करेगा रुकने के लिए वो भी, लेकिन उसका इनर्शिया कम है इसलिए वो जल्दी मान जाएगा, ठीक है। इसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर अगर आप चेंज करना चाहते हो, इसको मोशन लाने के लिए भी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रेस्ट में लाने के लिए भी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ कि अगर आपके ब्रेक्स लगा भी दिए आपने बहुत पावरफुल, ठीक है, पर इसका जो इनर्शिया है वो इतना ज़्यादा है कि ये रेस्ट पर जल्दी नहीं आएगा, ये फिर भी सामने की तरफ भागना चाहेगा, और उस केस में भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है, जो कि इस ऑब्स्टेकल से ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। कैसे भारी पड़ जाएगा भाई? ये तो चलो हो सकता है कि एक आदमी हो, एक कार हो तो उसमें 2-3 आदमी हो, या जो भी हो, या खाली ऑब्स्टेकल हो, ट्रेन उसको उड़ा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेन ने ब्रेक मार दिया तो ये ट्रेन इनर्शिया की वजह से क्या होगा, इसमें क्या होता है कि आगे के इंजन में पीछे सब जगह ब्रेक तो लगेगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से सारे डब्बे एक के पीछे एक धक्का खाते हुए कई बार डब्बे चढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार ट्रेन एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, तो एक बोगी के ऊपर दूसरी बोगी चढ़ जाती है, उसके ऊपर अलग बोगी चढ़ जाती है, और कई बार वो पटरी से उतर भी जाते हैं, ट्रैक से उतर भी जाते हैं। ये सारा केस किसकी वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से, क्योंकि वो सब अभी रेस्ट पर नहीं आए हैं, वो इनर्शिया की वजह से अभी भी मूव करना चाहते हैं, ठीक है। ब्रेक भले लगा हो, लेकिन नॉर्मल उनका इनर्शिया, मास बहुत ज़्यादा है ना, तो इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो तुरंत अपोज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो अभी भी उसको अपोज करेंगे। आप रोकना चाहते हो, वो जल्दी नहीं रुकना चाहते हैं, वो अभी भी मूव करने की कोशिश करेंगे, तो वो आगे चले जाएंगे और वो डीरेल हो जाते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बराबर है। तो ये समझ में आया आपको? तो कभी लोको पायलट बनना तो इस चीज़ को याद रखना कि मैंने ऐसा कुछ बताया था तुमको। वैसे बनना तो, वैसे तो बच्चे आजकल ज़्यादातर प्लेन उड़ाने की बात करते हैं, और कुछ तो टिकटॉक पे ही अच्छा है, बंद हो गया वैसे। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी इनर्शिया की, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा मास है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा है, और अगर उसका लेस मास है तो इनर्शिया लेस है। मतलब ये कि अगर ज़्यादा इनर्शिया है तो आप इसके मोशन के स्टेट को चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसका इनर्शिया कम है तो इसके मोशन के स्टेट को चेंज करने के लिए आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्लियर है। वैसे ही एक एग्जाम्पल भी है सिंपल सा भाई, आप ट्रक को आसानी से रोक सकते हो कि साइकिल को रोक सकते हो। सामने से ट्रक आ रहा है, एक तरफ साइकिल आ रही है, आपको एकदम फीलिंग आ रही है बाहुबली वाली, आप जाओ साइकिल से जोर से पकड़ लो, रोक सकते हो। ट्रक को रोक के बता दो, है ना, बता दो ऐसा वो ऐसा क्या था वो, है ना, बाहुबली वाला, उसमें वो मूर्ति वगैरह से खींच लेता है इतना बड़ा सा, वो सांड वांड दौड़ के आ रहे होते हैं, ऐसे सिंग पकड़ के से फेंक देता है बाहुबली, है ना। तुम कभी ट्राई करना, एक बार करना, नहीं मजा आया तो बताना, ठीक है। वो इतना मोटा तगड़ा सांड, उसके अंदर कितना इनर्शिया होता है पता है? तुम उसके सींग को पकड़ने जाओगे, तुम कितने फुट उछल के जाओगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो मूवीज में से ज़्यादा इंस्पायर नहीं होना चाहिए, वो बोलते हैं डू नॉट ट्राई दिस एट होम, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
तो साइकिल और ट्रक में किसके पास ज़्यादा इनर्शिया है? क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है, उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। उसको रोकने के लिए, अगर वो मोशन में है तो आप अगर उसको रोकना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, और साइकिल को रोकने में आसानी है क्योंकि इसका इनर्शिया कम है। वैसे ही दोनों को अगर मोशन में लाना है, ठीक है, साइकिल रेस्ट पर है, ट्रक भी रेस्ट पर है, आपको साइकिल मोशन लाना है तो आप हल्का सा पैडल मार के साइकिल को चालू कर सकते हो, है ना, क्योंकि वो कम अपोज करेगा ना। रेस्ट पर था, आप मोशन में लाना चाहते हो तो मोशन में आ जाएगा भाई, पैडल मारोगे चालू हो जाएगा, फिर आराम से धकेल के भी ले जा सकते हो अपन, ऐसे हाथ से भी ले जा सकते हैं ना। ट्रक को ले जा सकते हैं क्या अपन ऐसे हाथ से धकेल के? नहीं, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, यानी कि इनर्शिया ज़्यादा है, और ज़्यादा इनर्शिया यानी कि वो ज़्यादा अपोज करेगा। आप फोर्स लगाओगे, थोड़ा सा फोर्स लगाने से वो नहीं मानेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब वो मोशन में आएगा। समझ में आया? तो ट्रक्स के इंजन्स भी बहुत हैवी आते हैं, ज़्यादा फ्यूल खाता है वो, पता है ना, ज़्यादा डीजल वगैरह जलता है तब वो ट्रक्स चलते हैं। साइकिल वाइकल के तो बिना डीजल के चला सकते हैं। बाइक में कम पेट्रोल वगैरह लगता है ना, कम पेट्रोल से भी अपन गाड़ी को दूर दूर तक ले जा सकते हैं, क्योंकि इसके इंजन उतने हैवी नहीं चाहिए इसको, क्योंकि इसको इतना फोर्स की जरूरत नहीं है। पर ट्रक्स वगैरह को बहुत ज़्यादा फोर्स की जरूरत है, इसलिए उसके इंजन भी बहुत हैवी लगते हैं। बराबर है, क्योंकि इनर्शिया ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बराबर है, तो बाकी टॉपिक लेके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।